सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो ये है हमारा इग्नू का थर्ड ईयर का PhDE 143 जो कि आपके प्रेमचंद के बारे में है। और इसकी आपका जो पूरा बुक है वो प्रेमचंद से डेडिकेटेड है। प्रेमचंद के जीवन और इनके साहित्य व्यवस्था का स्वरूप का उजागर इस पूरे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बना रखा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स और लाइक दैट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उन लिंक पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब बात कर लेते हैं हम प्रेमचंद के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, प्रेमचंद का परिचय और साहित्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं प्रेमचंद का परिचय और उसके साहित्य के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा बात कर लेते हैं प्रेमचंद का परिचय और साहित्य के बारे में। तो देखो, प्रेमचंद का जो हम इसमें पढ़ेंगे आपका 1.0 है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव। पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद के द्वारा इसमें जो जीवन इनके जीवन के बारे में बताया गया है वो सबसे बड़ी एक मोटिवेटेड है समाज के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, इनका जो जीवन है ना, संघर्ष और कठिनाइयों से स्ट्रगलिंग वाला इनका जीवन रहा है। इनके बचपन में ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष की आयु में। ठीक है, उसके बाद 15 वर्ष की आयु में इनकी सौतेली माँ ने इनका विवाह करवा देती है। और विवाह उस लड़की से होता है जिसकी उम्र इनसे बड़ी होती है। 6 माह के अनुसार इनका उम्र वो लड़की इनसे बड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सौतेली माँ इस पे प्रताड़ित करती है इनकी। और 16 वर्ष की अवधि में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाने के कारण सौतेली माँ और इनकी जो जो विवाहिक संपन्न का जो इनकी पत्नी थी, वो दोनों इन पर टॉर्चर करती थी, जिसके कारण 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है, तो इस व्यवस्था के रूप में प्रेमचंद ने समाज की व्यवस्थाओं को ग्रहण किया, समाज की स्थितियों को समझा और उसे परखा। तत्पश्चात समाज में एक नया दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा या फिर पूरे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना का, यानी कि 1.1। देखो, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की बात कर ली जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन होता है ना, कि आपका नाम ये है, आप यहाँ पे रहते हो, आप ये स्टडी करते हो, आप इस क्लास में पढ़ते हो, इस कक्षा में पढ़ते हो, लाइक दैट। तो उसी तरीके से चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो प्रेमचंद का जो साहित्य और रचना रहा है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इनकी रचनाओं में समाज को सुधारने तथा समाज को विकसित करने का प्रयास बहुत बड़े पैमाने पे किया गया था। समाज की दार्शनिक व्यवस्था को और भाषाओं के अनुसार साहित्य सरल रखते हुए इन्होंने समाज में अलग-अलग रचना के माध्यम से समाज को एक नया दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। जैसे कि कहानी की बात कर ली जाए, 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा, हीरा और मोती, या फिर बोल सकते हो पूस की रात। ये जैसे कहानी इनकी कुछ प्रमुख और बोल सकते हो प्रसिद्ध कहानी है, जो कि सरल भाषा में बोला जाए तो सरल व्यवस्थाओं के अनुसार ये कहानी लिखी गई थी। क्लियर है? ठीक है, तो इस चैप्टर के हम 1.2 के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में, कि प्रेमचंद का जीवन परिचय क्या रहा, कहाँ से उनका जीवन जन्म होता है, कहाँ पे उनके बोल सकते हो कि शिक्षा व्यवस्था होता है। इन सभी बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में 1.2 में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेमचंद का जन्म। प्रेमचंद का जन्म 30 जुलाई 1880 में बनारस के पास लहमी नामक गांव में हुआ था, जिसके अंतर्गत इनका जन्म का समय अगर मैं फिर से बताऊं, 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायाब लाल था और माता का नाम आनंदी देवी था। ठीक है, तो
इनके बाद इनके पिता डाक खाने के रूप में मुंशी के रूप में कार्य करते थे तथा इनके प्रेमचंद की इसीलिए इनका नाम मुंशी पड़ा था। मुंशी के रूप में इनके पिता डाक खाने के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इनका नाम बचपन में आपका देखा गया कि उसी तरीके से आपका निकनेम दे दिया गया, यानी कि मुंशी पड़ा। और इनका जो बचपन का नाम है देखा जाए तो वो धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में देखा गया। ठीक है, स्कूल में इनका नाम यही लिखवाया गया था। साहित्य लेखन में इन्होंने नवाब राय के नाम से अपना साहित्य आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि अपनी रचनाओं में इन्होंने सबसे पहले नवाब राय के नाम से अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। अब भाई ये इनका जब जन्म देखा जाता है कब है, 1880 में। अब 1880 में मान लो कि जन्म हुआ, 1890 बोल सकते हो 1895 के आसपास इन्होंने लेखन क्रिया से 15 वर्ष से पहले ही इन्होंने लेखन क्रिया लिखना शुरू कर दिया। अब इन्होंने लेखन क्रिया में नवाब राय लिखा। ठीक है, अब उस समय चल रहा था अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजों को हम नवाब या सरकार के नाम से जाने जाते हैं, नवाब को हम सरकार ही मानते हैं। तो जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नवाब थोड़ी है, ये तो एक गरीब परिवार का है, नवाब कैसे लगा सकता है तो अपने नाम के आगे। तो उस स्थिति में इनका नाम का विवाद हुआ, तब जाके इन्होंने आगे चल के प्रेमचंद के रूप में अपने लेखन क्रिया को आगे बढ़ाया। ठीक है, कहने को बात की जाए तो इनकी जो विमाता थी, यानी कि बोल सकते हो सौतेली माँ थी, और उनकी जो पत्नी, दोनों में इनका जो संबंध है वो बेहतर ना होने के कारण, क्यों, क्योंकि विमाता इन पर अत्याचार करती थी और सौतेली जो पत्नी थी वो विमाता के आज्ञा अनुसार इसे इन्हें प्रताड़ना या फिर इनसे लड़ाई झगड़ा करा किया करती थी, जिसके कारण इन्होंने अपने संबंध को ना चाहते हुए भी इन्हें घर त्याग करने का प्रयास करना पड़ा और उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने घर त्याग करने का समाज से दूर होकर अपना खुद का एक जो पहचान बनाने का इनको एक जुनून सवार हो गया। तत्पश्चात इन्होंने अपने घर परिवार में आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को त्याग करते हुए प्रेमचंद आरंभिक शिक्षा का जो है मदरसे में, मदरसे यानी कि बोल सकते हो कि गुरुकुल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उर्दू में ही इनका जो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का हुआ। अब उसके बाद इन्होंने बनारस में जाकर आपका बोल सकते हो क्वींस कॉलेज के अनुसार अपने कॉलेज का जो विस्तार है और अपने शिक्षा का आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो है इनकी जो अलग अलग, जैसे पहला इनका उपन्यास नाम है हम खुर्रा खुरमा, हम खुरमा और हम सबाब, हम खुरमा और हम सबाब जो है इनका पहला उपन्यास था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था। हम खुरमा और सबाब 1906 में प्रसारित हुआ था। उसके बाद इनकी जो पहली कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इनकी पहली कहानी थी 1907 में प्रसारित हुआ या फिर प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसके तत्पश्चात इन्होंने अपने व्यवस्था के रूप में अपने जो पहली कहानी था उसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए अपने नाम को देशभक्ति का साहित्य लिखना और प्रेमचंद के अब यहीं पर जो है धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से ना लिखकर इन्होंने नवाब नाम से लिखने का प्रयास किया, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार रोक टोक लगने के कारण इनका जो है नवाब राय के नाम से जो लिखने का व्यवस्था था, सरकारी जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया। इसी अवस्था के रूप में इन्होंने अपने नाम को प्रेमचंद के नाम से लिखने का आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पहली जो इनकी सबसे बड़ी कहानी छपी बड़े घर की बेटी 1910 में, ये पहली कहानी छपी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रेमचंद ने 10वीं की परीक्षा पास कर 1899 में प्रेमचंद ने अपने आप को सहायक एक नौकरी के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जैसे अध्यापक को सहायक होते हैं ना, जैसे वकील के सहायक होते हैं ना, वो जैसे पीए वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक अध्यापक के सहायक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके तत्पश्चात कुछ समय के बाद इनका जो वेतन था, मासिक वेतन, उस समय 1899 के दौरान में 18 रुपए मासिक वेतन तय किया गया, यानी कि फिक्स किया गया। क्लियर है?
गणित में ये काफ़ी कमज़ोर थे। उसके बाद मिशन कॉलेज चुनाव से इन्होंने शिक्षक के जीवन प्रारंभ किया था। मिशन स्कूल चुनाव से इन्होंने शिक्षक जीवन का प्रारंभ किया। कई शहरों में इन्हें न नबादला के रूप में जाना जाता है। नबादला का मतलब होता है कि माइग्रेट करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, कानपुर और अन्य स्थितियों में इनके जो नौकरी को नियुक्त किया गया, यानी कि बोल सकते हैं ना कि एक स्थान पर नौकरी के साथ साथ दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया जॉब का, उसका टेंडर यहाँ से वहाँ चला गया। ठीक उसी प्रकार के इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। प्रेमचंद को पढ़ने में शौक बचपन से ही था, बचपन से ही था, ध्यान रखना। उसके तत्पश्चात इनके जो सौतेली माँ का जो कृत्रिम व्यवस्था था, जिसके कारण प्रेमचंद बहुत ही अपने स्टडी या फिर पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा इन्हें पीड़ा होता था। क्योंकि देखो यार, जाहिर सी बात है, सिंपल सा लैंग्वेज है ना, किसी के घर में कलेश हो तो किसी का पढ़ने का मन थोड़ी ना करेगा। मानते हो इस बात को? हेलो। ऐसा होता है सभी के साथ आप लोग। ठीक है। तब इन्होंने अपने शिक्षा को महत्व एक लक्ष्य देते हुए, जिस तरीके से इन्होंने घर परिवार त्याग दिया अपने पिता के मृत्यु के बाद, तत्पश्चात इन्होंने अपने शिक्षा पे ही एकमात्र ध्यान लगाया और अपने आप को साहित्य कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने उर्दू के साथ साथ अलग अलग बोल सकते हो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू का ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित का मतलब यानी कि उसके बारे में समझा, उसके स्टडी की। तत्पश्चात इन्होंने उर्दू में लिखने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग लेखन क्रिया, जैसे फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसमें भी लिखने का भी प्रयास किया। प्रेमचंद ने बीए तक की शिक्षा जो है ग्रहण की। महोबा रहते हुए, महोबा स्थान का नाम है, महोबा रहते हुए इन्होंने पदोन्नति हो गई और स्कूल इंटरप्रेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। इंस्पेक्टर के रूप में, इस इंस्पेक्टर हो गया, चाहे आपके मैनेजर बोल लो, चाहे आपके बोल सकते हो प्रिंसिपल बोल लो। आज के टाइम पे अलग अलग क्राइटेरिया हो गया ना। पहले इंस्पेक्टर यानी कि बोल सकते हो कि लाइक दैट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने वाला जो है। ठीक है। तो उस स्थिति में इनका जो नौकरी तय किया गया और उसके बाद 8 फरवरी 1921 में गांधी जी इलाहाबाद पहुंचे और जन सभा संबोधित किए थे गांधी जी, जिससे के कारण प्रेमचंद भी वहां पे उपस्थित थे। और गांधी जी की बातों को सुनकर उनके, जैसे गांधी जी संबोधित कर रहे थे भाई, लाख 1.5 लाख लोग थे। तो इस भव्य अवस्था को देख के प्रेमचंद ने इस बात को महसूस किया कि ऐसी पकड़ मुझे बनानी है कि समाज की अवस्था को मैं दर्शाऊं और लोग उस व्यवस्था को सुने और उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल आप सही बात बोलो ना, आपको कोई नहीं सुनेगा। आप सही भी बोलो ना, कोई नहीं सुनेगा। वही कोई सेलिब्रिटी अगर गलत बात भी सुने बोले ना, तो उसे सुनने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ जम जाएगी, क्योंकि भाई उसकी पहचान हो चुकी है, नेम फेम हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से गांधी जी की भाई पहचान थी। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया। तब उसके बाद इनकी जो प्रेमचंद ने अपने उस समय की स्थिति को आगे बढ़ाया और कहानी के रूप में, प्रकाश नार्थ के रूप में इन्होंने अपने ईश्वर, पंचों में ईश्वर, सरस्वती और यशस्वी अ, संपदा के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और सरस्वती प्रेस की स्थापना के बाद प्रेमचंद की आर्थिक परेशानियां दूर नहीं हुई। यानी कि देखो, इन्होंने अपनी कहानियों को कहाँ छापने को भेजा था? सरस्वती प्रेस में। सरस्वती प्रेस में भेजने के बाद भी इनकी जो आर्थिक परेशानियां थी ना, इकोनॉमिकल जो, वो कम नहीं हुआ। यानी कि अब इसमें क्या है, इनको वेतन कितना मिलने लगा? 100 मासिक। पहले कितना मिल रहा था? 18। ध्यान रखना, सब चीज याद रखना। सितंबर 1924 में से लेकर 1925 तक प्रेमचंद लखनऊ में रहे। उसके बाद वापस अपने गांव लहमही आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो यही आपका देखा जाता है कि लमही आने के बाद इन्होंने अपने लमही गांव से ही अपने साहित्य कला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिया गया। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.3 उपन्यासकार प्रेमचंद। यानी कि अब यहाँ पे उपन्यासकार प्रेम
ठीक है। अब उसके बाद हमारा 1.3 आ जाता है उपन्यासकार प्रेमचंद। उपन्यासकार का मतलब है कि जैसे कि उपन्यासकार यानी कि प्रेमचंद जो थे उपन्यास लिखने में अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर चुके थे अपनी रचनाओं के यानी कि अपने उपन्यास से वो बोल सकते हो कि इतने आप को विकसित कर चुके थे, फेमस कर चुके थे या फिर अपना नाम कमा चुके थे, जिसके कारण यहाँ पे इन्हें उपन्यासकार यानी कि बोल सकते हो कि उपन्यास को लिखने वाले प्रेमचंद। ठीक है। तो इस स्थिति में उपन्यास की बात कर ली जाए तो हिंदी उर्दू प्रेमचंद की जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलता है। उर्दू में भी इन्होंने उपन्यास को लिखने का आरंभ किया था। ठीक है। इसके तत्पश्चात इन्होंने दोनों भाषा हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को लिखने का प्रयास किया। पहले इनका उर्दू उपन्यास का बोल सकते हो कि हम खुरमा और हम सबाब जो है ये आपका उपन्यास ही उर्दू में था, जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ था। मैंने ऊपर जैसे ही बता दिया। ठीक है। अब इसके तत्पश्चात इस उपन्यास का जो नामकरण आगे चल के इसे हिंदी में यह उपन्यास प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ था। हम खुरमा और हम सबाब जो है ना प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ था हिंदी में। ठीक है। उर्दू में क्या नाम था? हम खुरमा और हम सबाब। ठीक है। इस स्थिति में इन्हें उपन्यासकार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि देखो इनका जो ज्ञान था ना शुरू से ही उर्दू और फारसी तथा अंग्रेजी और बोल सकते हो हिंदी में महत्वपूर्ण रूप से रहा है, जिसके कारण आपको मैंने बता भी दिया कि इनको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी था यानी कि स्टडी में। ठीक है। तो यहाँ पे आपके बोल सकते हो इनके कुछ उपन्यास आएंगे तो हम उन उपन्यासों के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है वरदान। ठीक है। वरदान उपन्यास जो है समाज में आर्य समाज से प्रभावित होकर इस उपन्यास का जो है दर्शन प्रस्तुत किया गया। आर्य समाज थे ना जो आर्य व्यवस्था हमारे देश में आर्य समाज आया था ना, तो आर्य समाज प्रारंभिक होकर किस तरीके से 1912 में यहाँ पर जल जलवय इसार के रूप में ये उपन्यास आगे बढ़ा। इसके जो शीर्षक से थे वो आपके उर्दू में प्रकाशित किए गए थे, जो आपके वरदान के नाम से आगे जाके हिंदी में प्रकाशित हुआ। शीर्षक पहले क्या था? जलवय इसार। इसार क्या है? आपके उर्दू लैंग्वेज का रूप बोल सकते हो, रूपांतर स्वरूप है। ठीक है। आगे जाके इसे वरदान में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि वरदान जो स्थिति है या फिर वरदान जो उपन्यास है, इसमें एक ऐसे पुत्र जो देश के उपकार के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार जैसे मान लो कि भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, आप सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है। ये क्या है? आपके बोल सकते हो कि इन्हें क्या है, एक बोल सकते हैं कि देश प्रेमी और देश पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये वरदान जो है एक पुत्र का एक ऐसा स्वरूप यहाँ पे जो आपके बोल सकते हो प्रताप चंद्र नामक पुत्र की प्राप्ति के रूप में प्रताप चंद्र की प्राप्ति के रूप में एक सन्यासी जो है वो वरदान प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिसके कारण यहाँ पे स्वामी बालाजी के नाम से ये आगे जाके प्रसिद्ध हुई। और उसके तत्पश्चात इस उपन्यास में इन्हें वरदान मिलता है एक ऐसे सुपुत्र का जो कि बहुत प्रकोपी यानी कि दूसरे पर मतलब दूसरे का भला चाहता हो, दूसरे के बारे में फिक्र करता हो, मतलब उपकार करने वाला हो। ठीक है। तो इसी व्यवस्था के रूप में इसे वरदान के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। क्लियर हो गया वरदान उपन्यास। ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपका बोल सकते हो कि सेवा सदन उपन्यास लिखा। सेवा सदन जो कि एक बाजारे हुस्न के शीर्षक से पहले उर्दू में इसे प्रकाशित किया गया था, बाजार ए हुस्न के नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है। उसके तत्पश्चात यहाँ पर आपका बोल सकते हो कि इस उपन्यास को हिंदी में रूपांतर स्वरूप किया गया सेवा सदन। ठीक है। उर्दू में इसका जो ज़्यादातर स्वागत नहीं हो पाया या फिर बोल सकते हो उर्दू में ये ज़्यादातर ये उपन्यास फेमस नहीं हो पाया। तो बाजारे हुस्न की व्यवस्था की बात कर ली जाए तो इसमें जो है
प्रेमचंद जो है यहाँ पर नायिका के स्वरूप को दिखाने का प्रयास करता है। ये जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन है ना, जो इनका बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास और बोल सकते हो कि प्रचलित उपन्यास है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। इस उपन्यास में जो एक नायिका होती है वो आपका सुमन नाम से, बोल सकते हो कि सामान्य नौकरी पेशा परिवार के नाम से इसे कन्या का है। सुमन नाम की एक बोल सकते हो कि लड़की होती है। उसका परिवार जो होता है, उसके पिता जो है वो आपके थानेदार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बड़ी होती है, तो उसके बोल सकते हैं उसके पिता को उसके अंदर डर बैठने लगता है कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो रही है तो विवाह करना होगा, तिलक देना होगा। अब इस चक्कर से उसके पिता होते हैं ईमानदार पुलिस, लेकिन वो दहेज के कारण, ठीक है, समाज में जो दहेज प्रथा चल रहा था, उस दहेज प्रथा के कारण इन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसके तत्पश्चात इनकी बड़ी जो बेटी थी सुमन, उसका विवाह तय हो चुका था। विवाह के दिन ही इनको मतलब बोल सकते हो कि रिश्वत के खुराफात व्यवस्था के रूप में इन्हें दहेज या फिर रिश्वत लेने के रूप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और इस स्थिति में इनका विवाह भी टूट जाता है सुमन का। ठीक है, यानी कि जो इनके पिता जो है, सुमन के पिता, वो थानेदार थे पुलिस, और दहेज देने के लिए इन्होंने रिश्वत शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, जिसके कारण पुलिस को पता चला और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके तत्पश्चात देखा गया कि इनका विवाह भी टूट जाता है। फिर उसके बाद इनके पिता जेल में जाने के बाद इनका जो विवाह है दूसरे से हो जाता है, लेकिन उसमें भी आर्थिक, जिससे विवाह होता है भाई, उसकी आर्थिक तंगी थी। अब ये आपके बोल सकते हो कि परिवार में, सुखी परिवार में जन्मी थी सुमन, नौकरी कर रहे थे पिताजी। वो अलग बात था कि दहेज के कारण उन्होंने रिश्वत शुरू कर दिया। तो इनकी सारी ख्वाहिशों को इनके पिता ने बखूबी पूरा भी किया। तो ये सारी ख्वाहिशें है ना, अब सुमन को पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो सुमन का जो पति था, वो बोल सकते हो कि एक संदेहजनक था। संदेहजनक क्यों था? क्योंकि भाई सुमन सुंदर थी बहुत। वो जिस एरिया में रहती थी, जिस मतलब बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट में रहती थी, उस एरिया में सबसे ज़्यादा सुंदरी सुमन ही थी। जिसके कारण इसके पिता क्या मतलब बोल सकते हो कि इसके पति जो है वो संदेशजनक था। यानी कि संदेह करने लगा कि इसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, इसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, पड़ोसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तो उसने क्या किया, इस चक्कर के चक्कर में अपनी पत्नी को ही घर से निकाल दिया। तो सुमन जो है स्टार्टिंग से ही इसके जीवन में स्ट्रगल आया। ठीक है। तो एक पड़ोसी उसके घर के आसपास रहता था, तो पदम नाम है, पदम सिंह जो है, वो उसके मतलब घर के आसपास गया कि मतलब मेरे को रहने के लिए वो मतलब घर दे दीजिए। तो उसने मना कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे रोल आता है सेवा सदन का, कि यहाँ पे एक समाज में एक वैश्या व्यवस्था जो है चलाने वाली एक स्त्री होती है। वो सुमन को अपने बोल सकते हो कि अपने जीवन, अपने बोल सकते हो घर में वास कराती है। और जिस तरीके से एक वेश्या जो होती है, समाज में उसे गलत नज़रों से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से सुमन ने इस बात को महसूस करते हुए बोल सकते हो कि ज़हर की घूँट पीकर रह गई कि समाज जो है वो एक बोल सकते हो कि जो अभागन नारी है उसको किस तरीके से गलत नज़रों से देख रहा है। अभागन नारी का जो स्थिति है कैसा हो जाता है उसके पिता के मरने के बाद। तो उसके पिता जो है वो जब जेल से छूटते हैं तो वो आके फिर उनकी डेथ हो जाती है, ये बात पता चलता है। तो सुमन बहुत ज़्यादा टूट जाती है। ठीक है। तो ये जो सेवा सदन उपन्यास है ना प्रेमचंद का, बहुत ही दुखों और पीड़ाओं से भरपूर रहा है, जो सुमन की पूरी एक स्टोरी बताती है। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला इनका उपन्यास प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम सेवा सदन के बाद एक किसान जीवन के बारे में यहाँ पे प्रेमाश्रम के रूप में। प्रेमाश्रम, श्रम का मतलब होता है काम करना, या फिर मतलब बोल सकते हो कि मतलब किसी कार्य को करना। ठीक है। तो श्रम क्या होता है, जो मजदूरी, मतलब मजदूरी करने वाले लोग। तो भाई मजदूरी कौन करता है? एक तो किसान करता है, दूसरा आपके बोल सकते हो मजदूर लोग करते हैं। ठीक है। तो वो श्रमिक माने जाते हैं, उन्हीं को ठीक है। तो प्रेमाश्रम में जो है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध किसानों के जो जीवन का जो स्थिति था उसके बारे में बताया है प्रेमाश्रम में, उपन्यास में प्रेमचंद ने, कि जो अंग्रेजी शिक्षा था किस तरीके से किसानों के ऊपर टैक्सेस लगा रखा था, अलग अलग कर लगा रखा था, अलग अलग बोल सकते हो कि
खेती के लिए अलग-अलग कर उसने फिक्स कर रखा था। तो प्रेमाश्रम उपन्यास में किसानों के जो दुर्व्यवस्था और जमींदार जो उस पर किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों का स्थिति यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया था प्रेमाश्रम उपन्यास में। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है रंगभूमि। रंगभूमि की बात कर ली जाए तो ये उपन्यास जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा रंगभूमि के रूप में प्रसारित होता है। 1925 के दौरान ये प्रकाशित होता है। ठीक है, इसमें आपका देखा गया था कि महाकाव्य के रूप में यहाँ ये उपन्यास लोगों के रूप रूप में एक प्रेम को जगाने का प्रयास किया गया। रंगभूमि यानी कि अपने भूमि अपनी भूमि व्यवस्था को जगाने का प्रयास किया गया था, या फिर बोल सकते हो अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया गया। अपने बोल सकते हो कि अपने तिरंगा जो था, बोल सकते हो उस समय तो नहीं था, सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो उस समय नहीं था, लेकिन अपने देश की जो रंग है उसको लोगों के अंदर भरने का प्रयास किया गया। जो हमारा भूमि है उसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया और असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन को स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों के खिलाफ यह उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, जिसके अंतर्गत किसानों के साथ साथ लोगों के जीवन में ये एक प्रेरणादायक उपन्यास रहा है, जो अपने देश के प्रति लड़ने और बोल सकते हो अपने देश की आज़ादी के प्रति लड़ने का प्रयास किया गया, या फिर लोगों में जागरूकता फैलाई गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद फिर हमारा आ जाता है निर्मला। निर्मला जो है ये आपका रंगभूमि के पश्चात प्रसारित उपन्यास है, जिसमें आपका बोल सकते हो चांद पत्रिका के रूप में नवंबर 1925 से लेके 1926 तक प्रकाशित हुआ था। जो एक दहेज प्रथा के रूप में, जो हमारे समाज में दहेज प्रथा थी ना, उस दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया। जो एक स्त्री है वो पुरुष में किस तरीके से स्त्री और पुरुषों में जो भेदभाव था समाज का, उस भेदभाव को इसमें निर्मला जो है इसमें खत्म करने का प्रयास किया गया था। अब इसी व्यवस्था के इस उपन्यास के माध्यम से जो समाज में जो भेदभाव की स्थिति थी महिलाओं और पुरुषों की, वो खत्म करने का प्रयास प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है गबन। गबन उपन्यास गबन उपन्यास का जो स्थिति है सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ। तत्पश्चात यहाँ पर जो स्त्रियों की जो स्थिति थी, यहाँ पर आभूषण प्रियता की कहानी जो प्रारंभ शुरू हुआ, कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, जो देश के प्रति प्रेम को जगाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे जो जिस तरीके से पुलिस, यानी कि जो बोल सकते हो पुलिस कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे अंग्रेजी व्यवस्था के आदेशानुसार, उनके ऊपर जो है कार्यवाही करने का प्रयास तथा उनका उल्लंघन करने का प्रयास और उनको रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो ये जो गबनपुर बोल सकते हो कि उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, वो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जो हमारे देश के नागरिकों पर जो शोषण किए जा रहे थे ना, उन शोषण को रोकने का प्रयास था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है कर्म भूमि। देखो गबन और कर्म भूमि दोनों उपन्यास एक दूसरे से सिमिलर है। कर्म भूमि में ये आ गया कि भाई हम अपने देश को लड़ने और बोल सकते हो देश को आज़ादी करने के लिए अपने बोल सकते हो मातृभूमि के लिए लड़ना हमारा कर्म था। ठीक है, तो इसीलिए इस बोल सकते हो कि इस उपन्यास का नाम इन्होंने कर्म भूमि रखा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ अपने देश के कर्म मतलब अपने देश के जो भूमि थी उसको प्राप्त करने और अपने देश का जो कर्म है उसको अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार के हाथों में ना जाए, इसीलिए इन्होंने इस उपन्यास की रचना की और इस उपन्यास के माध्यम से समाज में एक नई दीपक जलाने का प्रयास किया अपने देश प्रेम के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगला इनका उपन्यास आता है गोदान। गोदान उपन्यास जो है इनका अंतिम उपन्यास के नाम से जाना जाता है। जो प्रमुख
पात्र के रूप में देखा जाए होरी और धनिया के रूप में जाने जाते हैं, जो भारतीय किसान के एक पवित्र चरित्र चित्रण का प्रस्तुतिकरण किया गया है। होरी एक धनिया, ये जो है एक किसान है। इस तरीके से इनका जो जीवन है, किसानों का जीवन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर हल को जिस तरीके से पूस की रात भी इन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है पूस की रात में। तो इस अवस्था के माध्यम से प्रेमचंद के द्वारा समाज में एक नई कृत्रिम व्यवस्था को उजागर करने का प्रयास किया गया कि जो किसान है, उस किसान का जो एक एक पल, एक एक जो क्षण होता है, जिस तरीके से वो अपने फसलों का सेवा करता है, ठीक उसी तरीके से एक माँ अपने बच्चे की जिस तरीके से छोटे बच्चे की सेवा पानी करती है, ठीक उसी तरीके से एक किसान जो होता है, वो शुरू से लेके अंत तक, जब तक उसकी फसल की कटाई ना हो जाए, तब तक उसका सेवा पानी करते रहता है। तो इसी अवस्था को दर्शाने का प्रयास प्रेमचंद के द्वारा गोदान में किया गया है। क्लियर हो गया? अब हमारा आ जाता है 1.3.1, प्रेमचंद के उपन्यासों की सामान्य विशेषताएं। प्रेमचंद के उपन्यासों की सामान्य विशेषता बोला जाए तो यानी कि जो सिंपल विशेषता था, बोल सकते हो कि क्या है बेनिफिट। पहली बात तो यह है कि विशेषता की बात कर ली जाए तो इनके जो इतिहासकार के प्रमुख लेखक के रूप में, भारतीय लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 1903 से लेकर 1936 के दौरान इनके उपन्यास की व्यवस्था बड़े पैमाने पर फैली थी। इनके उपन्यासों के कारण जो है समाज की एक नई दर्शन व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण हुआ। समाज में एक नया जो दर्शन प्रस्तुत हुआ ना, इनके उपन्यासों के माध्यम से ही स्थापित हो पाया है। समाज में इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से तथा इनके उपन्यास जो है हर एक विकास के महत्वपूर्ण योगदान में, देश के आंदोलन के रूप में, देश की आज़ादी के रूप में, मातृभूमि के लिए लड़ना तथा किसानों के बारे में सोचना तथा बोल सकते हो स्त्रियों के बारे में सोचना, इन सभी का जिक्र इनके उपन्यास। ठीक है, तो इनके उपन्यासों में हमने समाज के सुधार कार्य देखे, इनके उपन्यासों में स्त्रियों के बारे में देखा, इनके उपन्यासों में किसान के जीवन के बारे में तथा समाज में जो कृत्रिम व्यवस्था चल रहा था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा व्यवस्था, इन सभी के बारे में इनके उपन्यासों में हम बखूबी इनके व्यवस्थाओं का स्वरूप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके उपन्यासों में गद्य व्यवस्था का अंश देखने को मिला। ये गद्य व्यवस्था का अंश देखने को मिला हमें इसीलिए। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 1.4, कहानीकार प्रेमचंद। कहानीकार प्रेमचंद, अब देखो इनके कहानियों के बारे में हम देखेंगे। अब तक तो हम उपन्यास के बारे में देखते आ रहे थे, अब हमने कहानी के बारे में, यानी कि जो प्रेमचंद है एक कहानीकार भी है। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हो कि एक शायर होता है, शायरी लिखता है, ठीक उसी प्रकार से कहानी लिखने वाला जिसे हम कहानीकार बोलते हैं। ठीक है, सिंग सिंग यानी कि गाना गाने वाले को हम सिंगर बोलते हैं, गाना गायक जिसे बोलते हैं। ठीक है, कहानीकार का मतलब होता है कहानी लिखने वाला व्यक्ति। ओके, तो अब हम प्रेमचंद की जो स्थिति देखेंगे ना, वो कहानीकार के रूप में देखेंगे। तो प्रेमचंद जो है उर्दू की कहानियां भी लिखा करते थे, उर्दू और हिंदी की कहानियां। देखो ध्यान रखना कि कोई भी लेखक जो है वो 3-4 प्रकार की भाषाएं सबसे ज़्यादा लिखता है। पहला तो है आपका उर्दू, दूसरा है आपका हिंदी, इसके बाद आपका देखा जाएगा फ़ारसी, उसके बाद अंग्रेजी। ध्यान रखना, कोई भी लेखक क्यों ना हो, फटाक से फिट कर देना कि उर्दू और वो क्या करता था, हिंदी भाषाओं में कहानियाँ लिखा करता था। क्लियर है? इस बात को घबरा इस बात इस बात को घबराना नहीं है, डायरेक्ट आपको हिंदी और उर्दू में फिट कर देना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कहानीकार के रूप में जो प्रेमचंद। तो कहानीकार के, ठीक है, तो देखो इनकी कहानियां भी ना समाज में एक नई पहल को दर्शाने का प्रयास किया। समाज में एक अनमोल, जैसे कि पहली इनकी कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। ये कहानी इन्होंने दुनिया की स्थिति, बोल सकते हो कि दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के बारे में बताया, जो कि ये बात कर ली जाए तो ये कहानी एक नई समाज की व्यवस्थाओं का उजागर करने का प्रयास किया। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं एक मनोरंजन की स्थिति के रूप में इन्होंने प्रधान नहीं बनाया, यानी कि मनोरंजन नहीं बताया, इंजॉयमेंट नहीं बताया इनकी कहानियों ने। इनकी कहानियों का जो उद्देश्य था ना, वो क्या था कि कहानियों का एक नई दिशा जागृत करना।
एक नई अवस्था को आगे बढ़ाना इनकी कहानियों का एकमात्र लक्ष्य था। इनकी कहानियों में कई बार हमने देखा कि असंख्यक मात्रा में इनकी कहानियों और उपन्यासों के रूप में हमने इनके जीता जागता उदाहरण के रूप में समाज की स्थितियों को सुधारने का प्रयास और तथा इनके समाज के रूप में इनकी कहानियों का एक नया दर्शन जो कि समाज को चेतना और विकास के उद्देश्य से इनकी कहानियाँ हम बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। ठीक है? हमारा आ जाता है कहानी तो हो गया कहानीकार के रूप में क्योंकि कहानी के रूप में वो हम जान चुके हैं कि क्या-क्या उनकी बातें थी कहानियों में। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.5 नाटककार प्रेमचंद। नाटककार यानी कि इनकी जो रचनाएँ होती थी नाटक के रूप में भी इनकी रचनाएँ होती थी। ठीक है? तो जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के अलावा नाटक भी लिखे हैं। ठीक है? तो देखा जाए तो इनके जो नाटक हैं, उन नाटकों के माध्यम से भी इन्होंने समाज में इन्हें आलोचन के रूप में जाने जाते हैं। समाज में इन्हें आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनके जैसे कि नाटक बात कर लीजिए हड़ताल हो गया, चांदी की डिबिया हो गई, न्याय हो गया, कबरला हो गया, प्रेम की देवी हो गई, संग्राम हो गया, ये इनके नाटक है। तो इन नाटकों के माध्यम से भी ना समाज में एक नई सोच व्यवस्था को उजागर करने का प्रयास किया गया था। क्लियर है? आपके देखे गए कि वो कहानी भी लिखे, उपन्यासकार भी जाने गए। फिर अब आ जाता है हमारा 1.5 नाटककार के रूप में। ठीक है? तो नाटककार के रूप में आपका देखा जाता है कि इनका जो नाटक है संग्राम यानी कि संग्राम जो इनका नाटक है बहुत बड़ा फेमस नाटक है। 1922 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद करबला है, उसके बाद प्रेम की वे देवी के रूप में वेदी के रूप में है। ठीक है? तो हम पहले संग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं संग्राम। उनका जो पहला नाटक संग्राम है और प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित होने के बाद ही इन्होंने ये नाटक प्रस्तुत किया था समाज के रूप में। ठीक है? जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक राजनीतिक गतिविधियों को सुधारने का प्रयास बताया गया। यानी कि जो राजनीति समाज में चल रहा था ना उस समय 1922 में, तो उस राजनीति को मद्देनजर यानी कि ध्यान में रखा कि यार भाई भारत में राजनीति चल क्या रही है? भाई यहाँ पे राजनेता कर क्या रहे हैं? लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने मतलब जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं? संग्राम यानी कि ये नाटक राजनीति व्यवस्था और राजनीति गतिविधियों के ऊपर लिखा गया एक मार्मिक नाटक है जिसके तहत प्रेमचंद ने अपने अनुसार राजनीतिक को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हुए समाज की तरफ आईना प्रस्तुत किया है कि भाई समाज की जो राजनीति है वो महज लोगों को दिखाने के लिए लोगों के वादे पूरा करके और उनसे कहीं ना कहीं उनके भलाई के बारे में ना कार्य करके खुद के जेबें भरना या फिर किसानों के बारे में ना सोच के कहीं ना कहीं जो बड़े-बड़े लोग थे, उनके जेबें भरना, गलत तरीके से कार्य करना, गलत तरीके से पैसे कमाना तथा अपने लाभ के लिए लाभ हित के लिए कार्य करना, ये था। तो इस संग्राम में यानी कि ये जो संग्राम नाम का जो नाटक है इनके द्वारा लिखा गया, इस नाटक में यही प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि सर सर सबल सिंह के नाम से एक बोल सकते हो कि इस नाटक का पात्र के रूप में प्रस्तुत किया सबल सिंह अलधर के रूप में। ठीक है? जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि इसके द्वारा ही राजनीति व्यवस्था को चलाने का कृत्रिम व्यवस्था के अनुसार राजनीति चल रहा था। अब भाई राजनीति चल रहा था जैसे कि आप लोग भी देखते हो एज प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में भारत में राजनीति क्या भाई धर्म अधर्म को लेके एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध कर रहा है। किसी को शिक्षा की पड़ी है, किसी आपने देखा है शिक्षा को लेके कुछ आगे बढ़ा गया, शिक्षा को लेके स्कूल खोले गए हैं, सरकारी स्कूलों का स्थापना किया गया, नहीं, हर एक चीज़ प्राइवेट हो रहा है। भाई हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन गरीब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए क्या कार्य हो रहा है? तो ये सारी बातें आज हम बोल सकते हैं कि अगर चुनाव के समय ही बात कर ली जाए तो शिक्षा का जो अंश या फिर बात छेड़ा जाता है अन्यथा शिक्षा
के बारे में आज देख लो, अलग अलग बोल सकते हो राजनेता, अलग अलग राजनीति पार्टी, बिहार, यूपी और बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, आइजोल, उड़ीसा, मणिपुर, असम, दिसपुरी, ये नागालैंड, ये सब क्षेत्र जो हैं सेवन सिस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं, जो आपके बोल सकते हो असमीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का विकास आज भी हुआ है? नहीं हुआ है। बिहार का विकास आज भी हुआ नहीं हुआ है। बस ये जो नाटक है, प्रस्तुति रूप में राजनीति का जो तौर तरीका है, ये समाज को एक आईने के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास प्रेमचंद के द्वारा इस नाटक में किया गया है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है करबला। करबला जो है 1924 में इन प्रेमचंद के ऐतिहासिक नाटक में से जाना जाता है, जो इस्लाम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो उस इस्लामी कंट्रीज थे ना, उसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपने नेम से पता चल रहा है करबला, यानी कि इस्लामिक शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर एक प्रस्तुतिकरण में करबला वर्तमान में इराक के एक बगदाद के क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूर क्षेत्र का नाम है बगदाद। बगदाद एक शहर है, उससे ऐसे मान लो कि कोई पटना हो गया, पटना से थोड़ा दूर कोई गांव बसता है, तो उस गांव का नाम करबला हो गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो बगदाद एक शहर है, उस क्षेत्र का जो बोल सकते हो कि वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र शहर का नाम है करबला। करबला जो नाटक है मोहम्मद पैगंबर के नाती के रूप में, जो इसका नाती है ना, हजरत हजरत इमाम हुसैन जो है इसका नाती, मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के जो नाती है, उसके रूप में ये करबला नाटक प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक का प्रस्तुतिकरण सिंपली लैंग्वेज में बताऊं ना, तो इस्लाम की स्थापना कैसे हुई इराक में, इस्लामिक कंट्री का, ठीक है, और इस्लाम कैसे जाके आतंकवाद से जुड़ा, ये सारी बातें प्रेमचंद ने नाटक के रूप में करबला में प्रस्तुत किया है कि करबला जो क्षेत्र है कैसे इस्लामिक कंट्री के रूप में जाना गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किशोरावस्था, यानी कि 13 साल के किशोर युवाओं को कैसे आतंकवादी रूप में तब्दील किया जाने लगा। जिसे हम बोलते हैं ना कि आतंकवादी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का ही माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं, जो मतलब समझदार भी नहीं हुए, समझदारी उन्हें डालने लगते हैं कि भाई हम अपने ईमान के लिए लड़े, हम अपने देश अपने हित के लिए लड़े, अपने बोल सकते हो कि अपने आका या फिर बोल सकते हो अपने खुदा के लिए लड़े, ठीक है। ये क्या है? ये एक बोल सकते हो माइंड वॉश है। बच्चों का जो माइंड वॉश किया जाता है ना, आपने टेररिज्म फिल्म में देखा होगा, टेररिस्ट जो भी फिल्म है वगैरह है, एनीथिंग एल्स, तो आपने देख भी लिया होगा। तो उसी तरीके से ये करबला जो नाटक है, इसमें प्रस्तुति रूप में आपके प्रेमचंद इस बात को दर्शाने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेम की वेदी। हमारा अगला वो नाटक है प्रेम की वेदी, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट नाटक है प्रेम की वेदी। प्रेम की निवेदी जो है ये कुल 8 दृश्य के रूप में ये नाटक प्रस्तुत किया गया, 8 दृश्य, ठीक है। इसका पात्र जो है आपका बोल सकते हो कि जैनी, मिसेज गार्डन विलियम, उर्मा और योगराज आदि नाटकों का पात्र है, ठीक है। प्रेम की वेदी, मिसेन गार्डन ईसाई हैं, यानी कि ईसा मसीह से संबंधित है, यानी कि ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ये जो नाटक है ना, प्रेम की वेदी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत इसलिए किया गया है कि ये प्रस्तुतिकरण 1933 में किया गया था। पहली बात तो ये मैं बता दूं। सेकंड ऑफ थिंग कि यहाँ पर जो विवाहिक संबंध के रूप में एक बनाया जाता है कि जो पुरुष होता है महिलाओं से विवाह करता है या फिर महिलाएं पुरुष से विवाह करती है, उस स्थिति में ये दोनों ही पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। तो एक आत्मा और परमात्मा के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरीके से एक पति और पत्नी होता है जो एक आत्मा और परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरीके से आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे के अंश है, ठीक उसी प्रकार से एक पति पत्नी होती है ना, प्रेम की वेदी के रूप में जानी जाती है। प्रेम की वेदी यानी कि एक बोल सकते हो पवित्र प्रेम के रूप में जानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद देखा जाता है कि नारियों की शिक्षा व्यवस्था को भी इसी में दर्शाने का प्रयास किया गया, ठीक है। स्वतंत्रता जिस तरीके से हमारे भारत में मिला नारियों को, तो उस स्थिति में ध्यान में रखते हुए
इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जो प्रेम की वेदी है ना, जो महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे, भाई शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाल विवाह, पुनर्विवाह, सती प्रथा, बोल सकते हो कि जो अलग अलग बलि देना, ये सारी बात है ना। तो उस स्थिति में जिस तरीके से यहाँ पे प्रीत प्रधान था, तो ये प्रेम की वेदी में यहाँ पे ये सारी बातें को उजागर करते हुए प्रेमचंद ने स्त्री को एक प्रेम और बोल सकते हो कि करुणा की देवी के रूप में, वेदी बताया ना, तो ये एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरीके से प्रीत प्रधान समाज था, जो सत्ता था, उस मर्यादा में रहते हुए भी स्त्रियों ने अपने, बोल सकते हो कि समाज और अपने दायित्वों को कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ाया। आपने देखा होगा कि स्त्रियों पे अत्याचार कर ले, लेकिन वो कभी घर नहीं छोड़ने का नाम, बहुत कम ही होता है कि वो घर छोड़ने का नाम लेती है। चलो आज के टाइम पे तो देखा जाए अत्याचार सहने वाला कोई स्त्री भी नहीं है, ठीक है? और पुरुष अत्याचार कर ले वो भी देखा जाए तो आज के टाइम पे नहीं है उतना, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। स्त्रियाँ पहले अपने आप को बोल सकते हो कि एक मज़दूर के रूप में अपने परिवार में रहा करते थे। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है प्रेमचंद ने अपनी अवस्था के अनुसार इन्होंने स्त्रियों को सुधारने तथा उनकी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उन्होंने समाज में, प्रीत प्रधान समाज में उन्होंने स्त्रियों को प्रेम की देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया कि एक ऐसी देवी जो अलग अलग दर्द या फिर बोल सकते कठिनाई या फिर अड़चनों का सामना, अड़चनों का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, समस्याएं, ठीक है? तो ये अड़चने कहलाती हैं। तो इनका सामना करते हुए भी अपने आप को तटस्थ रूप में एक स्थान पर खड़े रहकर हर एक कार्य को करने में वो सक्षम है, तो इसीलिए इन्हें प्रेम की वेदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6, प्रेमचंद का वैचारिक गद्य। वैचारिक यानी कि उनके, वैचारिक का मतलब होता है उनके विचार के अनुसार जो उनके गद्य है उसके रूप में। देखो प्रेमचंद के अनुसार जो वैचारिक गद्य के रूप में माने जाते हैं ना, प्रेमचंद कथा साहित्य के साथ साथ नियमित रूप में अपने विचारों को भी प्रकट करने की जो व्यवस्था थी वो गद्य के अनुसार किया करते थे। यानी कि नियमित रूप में कैसे अपने भावों को प्रकट करना है, ये बखूबी प्रेमचंद को आता था। ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपने विचारों को बखूबी समाज के प्रति प्रकट किया है, चाहे वो उपन्यास को लेके हो, कहानी के रूप में हो, चाहे नाटक के रूप में हो, चाहे साहित्य के रूप में हो। ठीक है, प्रेमचंद इन सभी बातों को ध्यान में उतरते हुए समाज में एक, बोल सकते हो कि फेमस या फिर बोल सकते हो प्रसिद्ध लेखक के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध करने में सक्षम हो पाए हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद का जो पात्र है लिखने का, बोल सकते हो कि उनके साहित्यकार का या फिर उनके साहित्य का, तो उनकी रचनाओं में हमें सबसे ज्यादा समाज की उस स्थितियों के बारे में देखने को मिलता है, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, चाहे आप बोल सकते हो कि साहित्य हो, कहानी हो, ठीक है, इन सभी में प्रेमचंद ने बखूबी अपने पात्र के माध्यम से, अपने लेखन क्रिया के माध्यम से समाज को एक नई सूझबूझ या एक नई दिशा के रूप में प्रस्तुत करने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। असहनीय व्यवस्था के रूप में देखा जाए ना, तो प्रेमचंद ने बखूबी इंग्लैंड के अंग्रेजी सरकार के रूप में, बोल सकते हो कि उनके उपन्यास, उनके साहित्य भी आगे बढ़े हैं। अंग्रेजी सरकार के रूप में विवाद और अपने, बोल सकते हो भारतीय या फिर अपने भारतवर्ष के रूप में भारत के लिए लड़ना तथा उनके लिए आंदोलन करना भी इनके, बोल सकते हैं कि उपन्यास, नाटकों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे कि मैंने आपको पीछे जो कि ऊपर वाले टॉपिक में आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि इनमें देश प्रेम तथा देश समाज और तथा समाज की प्रवृत्ति व्यवस्था और तथा समाज सुधार व्यवस्था और देश प्रेमी के रूप में प्रेमचंद को बखूबी जाना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही सुंदर पॉइंट है हमारा 1.7, पत्रकारिता। पत्रकारिता यानी कि जो पत्र होते हैं, प्रेमचंद ने भी अपने आप को पत्र लेखन क्रिया में भी, मतलब अपने उतने आप को और ज्यादा विकसित ना करके, लेकिन पत्रकारिता में भी अपना ध्यान बहुत ही आकर्षित रूप में रखा है।
प्रेमचंद सिर्फ ना एक सृजनात्मक लेखन के रूप में जाने जाते हैं, अन्यथा ये एक क्रिएटर क्रिएटर यानी कि विचार यानी कि विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके विचार है ना समाज में एक ऐसा प्रस्तुत करता है मानो कि वो समाज के एक जीता जागता दृश्य है, वो हमें हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसी के रूप में इन्हें पत्रकारिता के रूप में भी इनके साहित्य में पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ अंश भी देखने को मिलता है, जो पत्रकारिता को संपादक की भी अवस्था के रूप में देखने को मिलता है। 1918 की बात कर ली जाए तो संपूर्ण जेल चले जाने के गए थे जब प्रेमचंद ने अपने मर्यादा के रूप में पत्रकारिता लिखा था, यानी कि जब ये पत्रकारिता में अपना प्रवेश डाला था तो इन्हें जेल भी जाना पड़ा था 1918 के आसपास। ठीक है। प्रेमचंद 1930 में प्रेमचंद ने अपना पत्र प्रारंभ किया हंस के रूप में। हंस इनका जो बोल सकते हो, उन्होंने जागरण साप्ताहिक संपादक के रूप में इन्होंने हंस पत्र लिखा था। संपा साप्ताहिक के पत्र का मतलब क्या होता है? एनीवन टेल मी। साप्ताहिक का मतलब होता है 7 दिन में एक बार हाँ ठीक है। तो उस समय पहले रेगुलर नहीं प्रकाशित होता था, पहले वीकेंड के रूप में होता था, मंथली भी होता था, फिर उसके बाद 3 मंथ के होते थे, फिर उसके बाद 6 मंथ के होते थे, फिर 1 साल में होते थे। ऐसे ऐसे पत्रकारिता उस टाइम प्रकाशित होता था। ठीक है। तो प्रेमचंद के रूप में जागरण के रूप में भी इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और उनके मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक प्रेमचंद के नाम से हिंदी में जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनके पत्रकारिता को महत्व देते हुए उन्होंने उनके नींव को रखा और प्रेमचंद को मतलब मरने के बाद भी उन्हें समाज में जिंदा रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि देखो प्रेमचंद जो ऐसे लेखक थे ना, प्रेमचंद एक बोल सकते हो आदर्श पूर्वक सभी को सीख और समाज को एक नया दर्शन प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो प्रेमचंद को जाता है। ठीक है। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल तथा बोल सकते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में या फिर बोल सकते हो जयशंकर प्रसाद बोल सकते हैं। ठीक है। तो उनके द्वारा आपका देखा जाता है प्रेमचंद की जो लेखन क्रिया है पत्रकारिता को, उसे प्रायोरिटी देके उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय किया जाता है। प्रेमचंद के साहित्य के बाद इन्होंने अपनी राजनीति की स्थितियों को भी आगे बढ़ाते हुए राजनीति को सुधारने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि समाज में जागरूकता फैलाने का हर एक तरह से इन्होंने कार्य किया, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, चाहे स्त्रियों को सुधारने के रूप में हो, चाहे समाज में जो चल रहे कुरीतिम व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा व्यवस्था, इन सभी के बारे में प्रेमचंद ने बखूबी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में इन पर व्यंग्य किया तथा इसमें सुधारने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसीलिए हम प्रेमचंद को एक जीता जागता एक ऐसे उदाहरण के रूप में, एक ऐसे लेखक के रूप में जानते हैं जिनके द्वारा समाज का एक नया दर्शन, एक नया रुख परिवर्तित करते हुए एक नए समाज का उजागर तथा जन्म देने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। इसीलिए हम प्रेमचंद को मील का पत्थर के नाम से जानते हैं। मील का पत्थर का तात्पर्य होता है एक ऐसा पत्थर जो किसी भी अवस्था में अपने आप को सटीक अवस्था में वो अपने कार्यों को करने में सिद्ध रहता है, किसी भी मुश्किलों, किसी भी अड़चनों में अपने आप को टूटने नहीं देता। ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा 1.8 है सारांश। सारांश का बात कर ली जाए तो सारांश होता है कंक्लूजन। जैसे कि आपने 9th और 10th में देखा होगा साइंस के बुक में आफ्टर चैप्टर के बाद आपने ब्लू बॉक्स में एक समरी नाम का कीड़ा देखा होगा। ठीक है, उसे कीड़ा ही समझ लो अब तो। तो उस कीड़े में आपने देखा होगा कि पूरे चैप्टर का मतलब एनालिसिस होता था, पूरे चैप्टर का बारे में ब्यौरा बताया जाता था कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस चैप्टर में जो जो आपने पढ़ा, प्रेमचंद के साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, प्रेमचंद कहानीकार के रूप में जाने गए, उपन्यासकार के रूप में जाने गए, नाटककार के रूप में जाने गए और तथा इनके कला और इनके व्यवस्था जो है उपन्यास इत्यादि और वो सब नाटक इत्यादि, वो सब और आपके कहानी इत्यादि, इन सभी में प्रेमचंद ने अपने आप को आगे बढ़ाया और गद्य व्यवस्था को समाज का रुख प्रदान किया। गद्य में समाज के रूप में यहाँ पे अपने प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाया, जो कि प्रेमचंद इस अवस्था को लेकर समाज में एक नई दीपक जलाने का कार्य कर चुके थे। क्लियर हो गया।
तो ये था आपका BHDE 143 प्रेमचंद के ऊपर जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा अब कंप्लीट होता है। इसकी कुछ वीडियोस मैंने बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उन वीडियोस को लिंक के थ्रू विजिट करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।